बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात होगी सेक्शन 7E ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 के बारे में। और यही वो सेक्शन है जिसकी वजह से जो इनकम टैक्स रिटर्न है इस साल, उसमें हमें जो फाइलिंग है उसमें सुस्ती नज़र आई क्योंकि इस 7E को लेके बहुत से एम्बिग्विटीज़ थी। तो आज के व्लॉग में इस पे बात होगी कि आया 7E है क्या, और इसके अलावा नाजरीन बात होगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेक्शन 7E में उनको एग्जेम्पशन दी गई है। और इस 7E को समझने में आसानी के लिए बात होगी कि जब कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, दुकान ख़रीदता है तो उसको ट्रांसफ़र के वक्त कौन कौन से टैक्स देने पड़ते हैं, वहाँ से लेकर प्रॉपर्टी जब डिक्लेयर की अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, और उसके बाद 7E के तहत कौन सा टैक्स जमा कराना है और कहाँ का एग्जेम्पशन है, और जब वो प्रॉपर्टी कोई शख्स सेल करना चाहेगा तो इन तमाम सूरतों को हम एक व्लॉग में डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आसानी से इस मामले को समझा जा सके। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उस वक्त उसको किस किस किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं। चूँकि FBR की तरफ से भी 236 के टैक्स है। तो आइए देखते हैं कि एक शख्स जब कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या सेल करता है तो उसको कौन कौन से टैक्स बायर को और सेलर को देने पड़ते हैं। आइए देखते हैं। तो नाजरीन, जब कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, ये बायर के लिए है, तो जो भी आपकी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, वो DC का एक रेट दिया होता है जो कम से कम कीमत जो है वो DC रेट वहाँ पे अक्सर सब रजिस्ट्रार साहिबान के ऑफिस में वो डिस्प्ले होता है। उसमें सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू DC रेट के मुताबिक अक्सर की जाती है वो, और अगर वो प्लॉट है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी 1% होगी, और उस पर अगर कंस्ट्रक्शन भी है तो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन यानी मलबे की कीमत लगा के जो भी ओवरऑल कीमत बनेगी उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 1% अर्बन के लिए और रूरल के लिए है 3%। उसके बाद जो तहसील कौंसल फ़ी है वो 1%, अगर वो प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है तो उस पर 1%, और अगर प्रॉपर्टी कंटोनमेंट में है में वाक़ है तो उस पर 3% टैक्स है। उसके बाद 236 के तहत FBR जो टैक्स लेगा वो एक्टिव फाइलर है। अगर कोई शख्स जिसका नाम 80 एक्टिव फाइलर लिस्ट में आता है वो चेक किया जाएगा, उस पर 3%। अगर कोई नॉन फाइलर है तो 10.5% उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। ये हैं वो नॉन फाइलर होने के नुकसान। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख रुपए तक है तो 500 रुपये, और अगर प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपया ली जाएगी। अगर प्रॉपर्टी अगर कोई मकान की सूरत में है, दुकान की सूरत में है, कोई प्लाजा है, कुछ इस तरह, तो अप्रूव्ड प्लान है तो 1% मार्केट वैल्यू पे, और अगर नक्शा नहीं है, अप्रूव्ड प्लान नहीं है, तो 2% फीस ली जाएगी। ये है बायर से जो ट्रांसफ़र के वक्त जो फीस ली जाएगी। सेलर से सेक्शन 236 के तहत जो बेचने वाला है प्रॉपर्टी, उससे एक्टिव फाइलर है तो 3%, और अगर नॉन फाइलर है तो 6%। अब ये जो है, ये जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो FBR ये वाले टैक्स लेता है किसी शख्स से। और ये व्लॉग करने का 7E और इसको साथ व्लॉग करने का मकसद यही था कि ये बात सामने रखी जाए कि अगर FBR 236 के तहत और 236C के तहत सेलर से और बायर से टैक्स लेता है तो फिर 7E जो है हमें ज़्यादती लगती है। इसीलिए ये व्लॉग किया जा रहा है। ये तो नाजरीन था कि जब कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है। अब हमने ये प्रॉपर्टी, वो 1 थी, 2 थी, 4 थी, 5 थी, वो प्लॉट था, मकान था, दुकान थी, प्लाजा था, वो हमने अपने रिटर्न में शो कर दिया है। और अब हम देखेंगे
कि अगर हमने शो कर दिया है तो फिर हम जाएंगे स्ट्रेट अवे कि 7E क्या है। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न में इस साल की जो 2023 में आया है उसके तहत 7E क्या है। नाजरीन, जो 7E की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ए रेजिडेंट पर्सन shall be treated to have derived an income chargeable to tax under section and an amount equal to 5% of the fair market value of capital assets situated in Pakistan held on last day of tax year excluding the following। excluding the following का मतलब ये है कि हम इसके बाद इसकी exemptions चेक करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो आप अक्सर देखते हैं कि जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक बेयर मिनिमम वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की दी होती है असेस करने के बाद, जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो हम अगर अपनी प्रॉपर्टी की कीमत उससे कम शो करेंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी, जो कम से कम डीसी रेट है उस पर रजिस्ट्री होगी। तो FBR अपने तौर पर भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने असेस किया है और अपनी एक असेसमेंट दी है कि किसी ख़ास जगह कोई प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। अब इसी को लेकर कुछ लोगों ने रिट पिटीशन दायर की। एक सिंध हाई कोर्ट में रिट पिटीशन थी और एक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच में एक रिट पिटीशन दायर की गई। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो था नाजरीन 7E। ये 7E जो इंसर्ट हुआ है ये हुआ है फाइनेंस एक्ट 2022 में, ये 7E इंसर्ट किया गया था। तो इसके तहत हम जो प्रॉपर्टीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो किसी शख्स की होंगी वो हमें अपने रिटर्न में शो करनी होगी और उस पर 1% टैक्स सालाना, हर साल जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो 1% टैक्स उन प्रॉपर्टीज़ को देना पड़ेगा, मासवाए इन प्रॉपर्टीज़ के जो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब ये भी नाजरीन आपको बता दें कि ये जो प्रॉपर्टी एग्जेम्पशन जब हम देखेंगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम प्रॉपर्टीज़ ही वो एक्सक्लूड हो जाएंगी, कोई ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट है। नाजरीन, अगर हम एग्जेम्पशंस में देखें कि किन प्रॉपर्टीज़ को इस्तिस्ना हासिल है सेक्शन 7E से, तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो ये तकरीबन कोशिश ये की गई है कि तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मुख्तलिफ सेक्शंस को पढ़ने के बाद और बहुत से मटीरियल को गो थ्रू करने के बाद जो एग्जेम्पशंस हैं वो यहाँ पे बनाई गई हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है कि जो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से अगर किसी प्रॉपर्टी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, सबको अगर मिला के आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से कम बनती है तो आपकी प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट है। आप डिक्लेयर कर दें प्रॉपर्टीज़, बाकी ये FBR पे है कि वो असेस करेगा कि अगर ये एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं वो बनता भी है कि नहीं। उसके बाद नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो शख्स जो पाकिस्तानी है, बैरून मुल्क रह रहा है, ड्यूल नेशनल भी है। मिसाल है कि कोई इंग्लैंड में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो वो तब पाकिस्तानी रेजिडेंट कंसिडर होगा कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में एक साल में अगर जमा किया जाए वो 1 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा। उसका पाकिस्तान में स्टे अगर वो जमा किया जाए तमाम दिन तो 183 दिन से ज़्यादा ना बने तो वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो एग्जेम्प्ट है। लिहाजा ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनकी चाहे जितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हों वो उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्प्ट है। फिर ये है कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी जो आप पर्सनल रेजिडेंस के लिए शो करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। अब मकान चाहे उसकी मालियत जितनी भी हो, इसको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल गई। उसके अलावा अक्सर लोग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और किराए के लिए लेते हैं, उससे रेंट कलेक्ट करते हैं,
तो जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एग्जेम्प्ट हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपने वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में वो प्रॉपर्टी शो की हुई है और आप उस प्रॉपर्टी के पे किसी न किसी अथॉरिटी को कोई टैक्स देते हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टी टैक्स। तो अक्सर प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी टैक्स है, आजकल उसका नट भी बढ़ा दिया गया है और प्रॉपर्टी टैक्स मतलब सख्ती से वसूल किया जा रहा है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड है। अब ये एग्रीकल्चर लैंड वो हो जहाँ पे आप कुछ ना कुछ ज़राई एक्टिविटी करते हो। इसमें वो नहीं है कि आप एग्रीकल्चर लैंड शो करें और वहाँ पे आपने मकान बनाया हो, और एग्रीकल्चर लैंड शो करें और वहाँ पे आपने फार्म हाउस बनाया हो, तो वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं आएगी। कुछ ना कुछ आप वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, कोई फसलें वहाँ पे हो और कहीं ना कहीं आप कोई छोटा मोटा टैक्स दे रहे हो, तो वो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी जिसपे कोई शख्स अपना बिजनेस करता है और उस बिजनेस को इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट है। और वो प्रॉपर्टी जो कि आपने एक ही साल के अंदर अंदर जब आपने रिटर्न जमा करवाया उसके बाद आपने खरीदी हो और अगले रिटर्न से पहले पहले आप उसको सेल कर रहे हो, यानी एक साल आपके पास रही हो, उसमें भी एग्जेम्प्ट है 7E के तहत जो टैक्स है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी शुहदा की हो और उनके वारसान के पास हो, वो एक्स सर्विसमैन जो है उनकी हो, प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम जो प्रॉपर्टीज़ हों, वो भी एग्जेम्प्ट हैं 7E से। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी हुकूमत ने किसी शख्स से रेंट पे ली हो, वो भी 7E से उसे इस्तिस्ना हासिल है, वो इस एग्जेम्पशन में आता है। तो ये थी नाजरीन वो सूरतें जहाँ पे 7E के तहत हमें एग्जेम्पशंस दी गई है। तो हम देखते हैं कि तकरीबन अगर इन एग्जेम्पशंस को देखा जाए तो एक ज़ाती प्रॉपर्टी हो गई जिस पे आप रेंट वसूल करते हो, जिस पे आप अपना बिजनेस करते हो, एग्रीकल्चर लैंड हो और शुहदा की हो, एक्स सर्विस में हो, तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर लें तो इसमें आलमोस्ट बहुत सी प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूड हो जाती हैं। कोशिश ये की गई है कि लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लेकर, और यानी उनकी तादाद ज़्यादा होती है, प्लॉट्स की सूरत में भी होती है, और उनको शो नहीं करते, और उनको बाउंड डाउन करने के लिए ये 7E का इतलाक़ किया गया है कि चूँकि अगर आप शो नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते भी हैं और आप शो नहीं कर रहे, तो जब आप ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो 7E के तहत और इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 इंसर्ट किया गया, उसके तहत सब रजिस्ट्रार साहिबान को कह दिया गया है कि एक NOC टाइप की चीज़ जो लैंड रेवेन्यू कमिश्नर से आपने लेनी है वो आप लेंगे, तब जाके आपकी रजिस्ट्री होगी वो प्रॉपर्टी, वरना सेल नहीं हो सकती। जिस तरह बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स से एक NOC लिया जाता था, अब ये इनकम टैक्स की बाबत भी एक आप ये समझें कि NOC आपने सर्टिफिकेट लेना है, वो लैंड रेवेन्यू कमिश्नर साहब से लेना है। वो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर वो आपको जो भी सूरत हाल हुई वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपको टैक्स बनता हुआ तो वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो नाजरीन, जब अब बात होगी कि ये 7E का इतलाक़ जो बज़ाहिर एक आर्श लग रहा है, चूँकि हम ऑलरेडी 236C और 236K के तहत बायर और सेलर दोनों ऑलरेडी FBR को टैक्स दे रहे हैं, तो ये 7E का जो टैक्स है ये एक हार्श एक पेनल्टी ऑलमोस्ट लगती है। चूँकि इसके तहत अब ये सर्कुलर कब दिया गया वो ज़रा बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान का सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24 डेटेड 21 जुलाई 2023 को ये सर्कुलर जारी किया गया। अब सर्कुलर में ये सब रजिस्ट्रार साहिबान को दे दिया गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1 जुलाई के बाद रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई थी, चूँकि इस सर्कुलर को लेके काफ़ी एम्बिग्विटीज़ थी, इसके फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो अपडेट नहीं थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर अगर हम जाएं तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ वो भी देखते हैं
क्या क्या था ये लेटर? वो ये था कि इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये था वो सर्कुलर, जिस सर्कुलर के बाद 1 जुलाई 2023 के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये ट्रांसफर्स रुकी हुई थी, चूँकि इस टैक्स को लेके और इसके फॉर्म को लेके काफ़ी एम्बिग्विटीज थी जो अभी तक क्लियर नहीं है, अब कुछ क्लियर होती जा रही हैं। तो नाजरीन, इस 7E को लेकर, चूँकि ये प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए और इस बिज़नेस में जितने भी लोग थे वो ये एक जो शोबा था बहुत इफ़ेक्ट हुआ, और जो लोग प्रॉपर्टीज़ की लेन देन में जो लेन देन कर रहे थे उनके लिए ये 7E उन्होंने समझा कि बहुत हार्श है। वो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र के वक्त, सेल परचेज के वक्त ऑलरेडी FBR को टैक्स दे रहे हैं और 7E उन्होंने इससे ऊपर इम्पोज कर दिया है, और जो पहले ट्रांसफ़र पे टैक्स है उनकी शरह भी यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। यानी कि आप अगर वो शरह देखें तो वो इन सम केसेस 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हुई है वहाँ तक भी पहुँचती है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसी प्रॉपर्टीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ एग्जेम्पशंस को छोड़कर भी 2.5 करोड़ से ज़्यादा उनकी मालियत बनती है, तो उन सब पे भी 1% दें। तो जो हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशंस की गई सिंध हाई कोर्ट में, तो इस जो इंसर्ट किया गया था 7E को, इसको एज इट इज़ बनवान तस्लीम कर लिया गया कि ये ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो रिट की गई थी, हम ज़रा उसको देखते हैं कि उसमें क्या फ़ैसला आया, चूँकि उसको लेकर बाज़ हमने वीलॉग भी देखे, उन्होंने कहा जी कि इसको ख़त्म कर दिया गया 7E को, हालांकि ऐसा नहीं है। 7E के बारे में जो कहा है वो ज़रा हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा। अब नाजरीन, जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच में जो रिट पिटिशन नंबर थी वो थी 52559 ऑफ 2022। उस रिट पिटिशन में ये हल्ड किया गया कि पैराग्राफ नंबर 27 में कि जो टैक्स है आप कॉस्ट वैल्यू पे फ़िलहाल आप लेवी लें, चूँकि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो किसी तरह सर्टन नहीं हो सकती, चूँकि वो तो उस वक्त सर्टन होगी जब कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी जो रिटेन की होगी वो जब वो फ़रोख्त करेगा, तो वो असर्टन हो सकता है कि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। उससे पहले अगर हम कोई फेयर मार्केट वैल्यू लगाएंगे, कोई फिक्स करेंगे, तो वो अजम्पशंस पे होगी, ठीक है। तो अजम्पशंस पे ये मार्केट वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। और हालांकि उस डिसीजन के ख़िलाफ़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसने इंट्रा कोर्ट अपील्स में गए हुए हैं, उन अपील्स का भी फैसला नहीं हुआ। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उन्होंने ये कहा है कि फ़िलहाल जितने भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, यानी किसी शख्स के जो टैक्स बन रहा है उसके 50% आप उसको लें और फ़िलहाल आप जो ट्रांसफ़र्स हैं वो करें। और अगर हाई कोर्ट के जो इंट्रा कोर्ट अपील जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया हुआ है वो कोई फ़ैसला आता है तो उसके बाद उस फैसले की रोशनी में बाकी अमल दरामद होगा। फ़िलहाल आप जितना भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी बनती है उसके 50% आप उससे वो रिकवर करें, और जो ट्रांसफ़र्स हैं, सेल है, ट्रांसफ़र है, उस अमल को आप जारी रखें। तो नाजरीन, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स ज़रूर दें, चूँकि आपके कमेंट्स से ही हमारे आने वाले वीलॉग्स में बेहतरी आ सकती है और इन वीलॉग्स का हिस्सा बन सकते हैं, चूँकि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। अब जो चूँकि डेट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज़, डिस्कशन एंड सोल्यूशन, चूँकि हम ना सिर्फ कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कोई इशू डिस्कस करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि उसमें तजवीज़ भी दी जाए और कोई सोल्यूशन बताया जाए। अब जैसा कि आपको बताया था कि एक सर्कुलर के तहत एक सर्कुलर जारी किया गया जो तमाम सब रजिस्ट्रार साहिबान के ऑफिस को वो लेटर लिखा गया, लेकिन जो साथ एक फॉर्म भी भेजा गया कि ये वाला वो फॉर्म है वो आप जो सेलर या बायर है जो भी है वो ये लाजमी होगा वो ये फिल करवाएं। ये इनफैक्ट एक NOC टाइप चीज़ है जो कि हमने लेनी है, कमिश्नर इनकम
टैक्स रेवेन्यू से। तो जब तक ये परमिशन नहीं होगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी। एक तजवीज़ तो ये है कि ये ना हो कि जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स की एनओसी जब हम लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि हालांकि अगर टैक्स आपका आप दे भी चुके हो तो वो इतना लेंथी प्रोसेस होता है बाजू का, और वो जानबूझ के कर दिया जाता है कि एक जो सेलर है उसको भी जल्दी होती है, बायर को भी जल्दी होती है, और लोग कोशिश करते हैं कि उस झंझट से बचने के लिए वो टैक्स ही जमा करवा दें। ये ना हो कि ये इतना लेंथी बना दिया जाए। और एक और आप एनओसी टाइप चीज़, ये एनओसी एक किस्म की है, ये जो लेटर हासिल करना, तो इसमें भी इस किस्म की जो रुकावटें हैं वो हायल हों और लोग तंग आके वो ये टैक्स ही जमा करवा दें या रजिस्ट्रियाँ ही ना करवाएं। क्योंकि पाकिस्तान में होता ये है कि जिस तरह हमने देखा कि कोई एग्रीमेंट के स्टाम्प थे, उनकी जो 100 रुपये से पंजाब में उन्होंने 1150 और अब शायद उससे भी ज़्यादा कीमत वो कर दी गई। एफिडेविट्स की कीमत जो है वो 150 से बढ़ा के ज़्यादा 300-400 पे कर दी गई। तो हुआ क्या, नतीजा ये हुआ कि हम जब यहाँ पे पिंडी में अगर रहते हैं तो लोगों ने यहाँ से साथ ही इस्लामाबाद से जाके एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी एक एग्रीमेंट ही करना है, तो वो 50-100 रुपये वाले स्टाम्प पे कर लेते हैं। हुकूमत रेवेन्यू के लिए बाज़-औक़ात कोई इक़दाम लेती है, लेकिन इनफैक्ट पता चलता है कि रेवेन्यू कम हो गया है, चूँकि उसमें पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं और उस प्रोसेस को लेंथी बना दिया जाता है, और आवाम को सही एजुकेट ना करने की वजह से खौफ जो है आवाम में आवाम के जहनों में आ जाता है, जिसकी वजह से बजाय रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होने के वो अमल ही कम हो जाता है और रेवेन्यू कम हो जाता है। लिहाजा एक तजवीज़ ये है कि इस जो फॉर्म है इसके उसूल को एक तो आसान बनाया जाए। FBR की वेबसाइट्स पे ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये चूँकि अभी तक ये एक मुश्किल प्रोसेस है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है, इस तमाम अमल को आसान बनाया जाए ताकि लोग जो नए जो कानून बनते हैं, एक तो उनसे आगाही के लिए कोई सेमिनार्स किए जाएँ और टेलीविज़न का इस्तेमाल किया जाए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को बताया जाए कि बाज़ कानून जो हकीकत में आपको लगता है कि वो कोई टैक्सेस हैं वो हार्श हैं, अगर इनफैक्ट आप उन पर नज़र दोहराएं तो वो इतने नहीं होते। जिस तरह के 7E को लेके अगर प्रॉपर्टीज़ जो एग्जेप्ट की गई हैं वो अगर एग्जेम्पशन वाली प्रॉपर्टीज़ को निकाल के बाकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज़ रहती ही नहीं, लिहाजा आपके लिए आसानी ये होगी कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में उनमें शो करेंगे। रेंटेड प्रॉपर्टीज़ को आप शो करें, उस पर जो आप टैक्स दे रहे हैं वो शो करें, जो प्रॉपर्टी आप ज़ाती बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शो करें। ज़राई ज़मीन है तो वो तो ऑलरेडी आपने शो की होगी अक्सर ने अपने रिटर्न्स में, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। और अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उन पर भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 करोड़ से कम कीमत बनती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ तकरीबन ऑलमोस्ट एक्सक्लूड हो जाती हैं। लिहाजा आप अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करें और जब आप इनको सेल करेंगे तो आपको ये जो एक एक्टिव एक्सरसाइज है 7E वाली और ये जो सर्टिफिकेट लेना है उस वक्त आपको आसानी होगी और परेशानी से आप बच सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।